दोस्तों, आज हम जिस शख्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो हिंदी थिएटर के नट सम्राट के तौर पे जाने जाते थे। आलोक चटर्जी वो नहीं रहे। उनकी बहुत सी यादें हैं जबलपुर से, और जबलपुर में उन्होंने थिएटर की ABCD यानी का खा गा सीखा है। हिमांशु राय जी विवेचना के संस्थापक हमारे बीच में हैं और हम उनसे इस मुद्दे पर चर्चा करें उसके पहले हम आपका स्वागत करते हैं और एक बड़ी कमी जिस तरीके से थिएटर में आ गई है उस पर बात करना चाहते हैं कि आलोक को आपने जितने करीब से देखा है क्या था? आलोक मूलतः तो इनका जन्म दमोह में हुआ था। इनके पिताजी रेलवे में थे, तो ये लोग उस समय वो रेलवे में पदस्थ थे, तो फिर वो जबलपुर आ गए। जबलपुर में साइंस कॉलेज में ये जब पढ़ रहे थे तब इनका संपर्क अरुण पांडे से हुआ, और अरुण पांडे उस समय वहाँ के नाटकों में काम कर रहे थे और एक पूरा बैच था वहाँ। राकेश दीक्षित थे, कश्यप झा थे, अरुण थे, आलोक थे, ये लोग सब मिलके वहाँ के नाटकों में काम कर रहे थे। सन 77 में विवेचना में डरा हुआ आदमी नाटक तैयार हो रहा था, तो ये अरुण उसमें शामिल हुए विवेचना में, उस नाटक के माध्यम से। और फिर इन्होंने अपने सारे साथियों को विवेचना में शामिल कराया। तो दरिंदे नाटक के दौरान आलोक चटर्जी सन 77-78 की बात है, तब उसमें शामिल हो गए और तब से लेकर सन 80 तक वो विवेचना जबलपुर में काम करते रहे। उन्होंने 2 बहुत ख़ास नाटकों में काम किया, एक तारे की आँख और अखाड़े से बाहर। उस समय नाटकों का निर्देशन अलखनंदन किया करते थे जबलपुर में। और सन 80 में जब भारत भवन बना तो जबलपुर से विवेचना से 4 लोग उसमें गए, जिसमें आलोक चटर्जी भी थे, राजकुमार कामले, गंगा मिश्रा और अलखनंदन, ये लोग गए थे। और उसके बाद आलोक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, कहना चाहिए। वो वहाँ से NSD चले गए और NSD में भी उन्होंने कीर्तिमान बनाया। वो एक दुर्लभ गोल्ड मेडलिस्ट रहे NSD के, और वो बार बार जबलपुर आते थे। जबलपुर में उन्होंने, जब वो पढ़ रहे थे, NSD में थे, तो छुट्टियों के दौरान आके यहाँ एक सगीना महतो नाटक तैयार किया, उसमें मैंने भी एक रोल किया था। और जब पढ़ाई ख़त्म हुई उसके तुरंत बाद यहाँ आए तो उन्होंने एक शिविर लगाया जिसमें इडिपस और उरुभंगम 2 नाटक तैयार हुए। इडिपस के हीरो थे राकेश दीक्षित, और उसमें आज के सभी वरिष्ठ कलाकार उस समय अभिनय कर रहे थे। अरुण पांडे भी अभिनेता थे, तपन बनर्जी भी अभिनेता थे। अब उन लोगों की उम्र क्या होगी जो उस समय पे काम कर रहे थे नाटकों में? ये सब 70 के आसपास है। ये सब, आलोक खुद 68 के थे। आलोक चटर्जी को जिस तरीके से अभी रेड फ्रॉक नाटक हुआ था, जो ऊर्जा थी, जिस तरीके का उत्साह देखा जाता था नाटकों को लेके, तो आप शुरू से ही ऐसी उनकी प्रतिभा रही? आलोक चटर्जी की खास बात ये थी कि जैसे पूत के पांव पालने में, तो उनमें अभिनय नैसर्गिक था। वो बहुत अच्छा अभिनेता था, और ये उनका सौभाग्य रहा कि उनको साथ ऐसा मिला। जबलपुर में विवेचना में आए तो ज्ञान रंजन जैसे शीर्ष लोगों के साथ उनका संपर्क हुआ। तो उसी समय से, क्योंकि उस समय विवेचना में भी ऐसा माहौल रहा, अलखनंदन खुद बहुत बड़े पढ़ंता थे, तो कविता हो, कहानी हो, नाटक हो, सबकी जो चर्चा थी वो बहुत उच्च स्तरीय थी। तो आदमी शुरू से समझिए कि कॉलेज में ही भर्ती हुआ। अच्छा, ज्ञान जी की बात की तो एक जगह मैंने पढ़ा है अभी कि सुनैना भाभी भी नाटक में, अखाड़े से बाहर जो नाटक हुआ था
उसमें सुनैना भाभी ने भी काम किया था। और उसमें आलोक भी थे। हाँ, आलोक और तपन बनर्जी की उसमें मुख्य भूमिका थी। और इन लोगों को आज भी, उस नाटक को जिसने भी देखा है वो इन दोनों को आज भी याद करता है। आलोक चटर्जी के बारे में बताया जाता है कि उनके माता पिता जिस तरीके से उनको डॉक्टर बनाना चाहते थे, हाँ हाँ हाँ। तो कहीं ना कहीं वो एक डॉक्टर की जगह वो एक्टर बन गए और खासकर थिएटर के एक नट सम्राट हो गए। हाँ हाँ। बहुत सी बारीकियां उन्होंने नए लोगों को भी सिखाई और बहुत सी आलोक की खासियत ये थी कि उसकी स्मृति गजब की थी और समझ बहुत गजब की थी। तो कोई भी कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो, उसको न केवल वो बहुत अच्छे से ग्रहण करता था, बल्कि उसकी विश्लेषण क्षमता भी बहुत ज़्यादा थी। इसलिए उसको नाट्य विद्यालय का एक बहुत अच्छे टीचर के रूप में भारत में जाना गया, थिएटर का टीचर। बाद में तो वो नाट्य विद्यालय के निर्देशक भी रहे, लेकिन उसकी ये खासियत थी कि यदि वो किसी फिल्म के बारे में बताना शुरू करते थे, किसी नाटक की कहानी बताने लगते थे, तो इतने विस्तार में जाते थे कि आपको फिर उस फिल्म को देखने की ज़रूरत ना पड़े। ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर उसने ये कहा, फिर इतना विस्तार बहुत गहराई तक जाते थे। अच्छा, उन्होंने फिल्म में कभी कोई रोल नहीं किया? कभी कभी जो उनको ऐसे मौके आए तो उन्होंने फिल्मों में काम किया है। प्रेमचंद की एक कहानी की एक फिल्म मैंने देखी थी, और मगर उनका ये इस बारे में उसका दृढ़ निश्चय निश्चित रूप से मानने वाला है कि उसने कभी कोशिश ही नहीं की कि मुंबई जाए। और ये बात तो उसने जब एनएसडी से निकला था तब से ये दृढ़ निश्चय था उसका, नहीं मैं बम्बई नहीं जाऊंगा, फिल्मों में नहीं करूंगा, मैं थिएटर ही करूंगा। एक ऐसे संकल्पवान कलाकार, हिंदी के नट सम्राट जिन्हें बोला जाता है, आलोक चटर्जी का जाना निश्चित तौर पर एक बड़ी क्षति है, न सिर्फ रंगमंच की बल्कि आने वाले समय में जो कलाकार हैं, जो नाटक से जुड़ रहे हैं, उनके लिए भी एक अच्छे प्रशिक्षक की कमी खलती रहेगी। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर हिमांशु भाई आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप कुछ कहना चाहें दर्शकों से आलोक चटर्जी को लेकर। आलोक का जाना असमय है, क्योंकि अभी उनसे हम बहुत कुछ उम्मीद करते थे। अभी उन्होंने जो नट सम्राट नाटक में काम किया था, उसकी अखिल भारतीय कीर्ति फैली, और बम्बई हो या जबलपुर हो या भोपाल हो या कलकत्ता हो, पूरे देश में उसके शो हुए थे और लोग उनके अभिनय का लोहा मानते थे। तो अलग से अभी आलोक से हम लोग को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी और बहुत सोच वो करना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य इतना बिगड़ना शुरू हुआ कि बार बार वो अस्पताल जाते थे, बार बार लौट आते थे, उसके बाद नाटकों में काम करते थे, और अंततः वो इस बार अस्पताल से अभी हमने एक और वो पढ़ा था कि वो भोपाल में शायद किसी से उन्होंने कहा था कोई ऐसा नाटक लिखो जो व्हील चेयर पे मैं कर सकूं। हाँ हाँ, वो जयंत देशमुख से उन्होंने कहा, क्योंकि जयंत देशमुख के साथ ही उन्होंने ये नट सम्राट में काम किया था, तो वो अस्पताल के बिस्तर से उन्होंने ये बात कही थी। यानी एक व्यक्ति जो बीमारी से जूझ रहा है वो नाटक के लिए ये बोल रहा है, ऐसी कोई स्क्रिप्ट लाओ जिसमें मैं व्हील चेयर पे जाके एक बार और थिएटर पे खड़ा हो सकूं या बोल सकूं, अपना अभिनय दिखा सकूं। ये गजब का एक समर्पण, एक थिएटर को लेके उनकी जो सोच थी, जिस तरीके से वो संकल्पित थे, ऐसे आलोक चटर्जी का जाना निस्संदेह एक बहुत बड़ी क्षति है। मैंने कसकर रागिनी का हाथ पकड़ लिया। आज के लिए बस इतना ही। हिमांशु भाई बहुत बहुत धन्यवाद।